तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार जैंगड़ चैतन्यशाला प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो अपन पिछले लेक्चर्स में जो उनका पिछला लेक्चर था, अपन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन किया था। गुरुत्वाकर्षण का इंट्रोडक्शन किया था कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किस प्रकार से हुई, इस बल की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से की, और अपन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ा, जो किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया। ठीक है, आपने यहां तक पढ़ लिया था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आप आशा करता हूं रिवाइज करके आए होंगे। एक बार मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार किन्हीं दो द्रव्यमान बिंदु हैं, उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और फॉर्मूला क्या निकल के आया, F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, जहां पर m1 m2 तो मास है, पॉइंट मास है, उनके बीच की दूरी r है जिस पर डिपेंड कर रहा है बल। ठीक है, और यहाँ इससे आगे अपन ने g के बारे में पढ़ा था, जिसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, जिसका प्रयोग द्वारा कैवेंडिश द्वारा मान निकाला गया। वो क्या था, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अपन ने इस जो जी है इसको भी परिभाषित कर लिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षित प्रकृति का होता है, यानी ये कभी प्रतिकर्षित प्रकृति का नहीं होता, यानी कभी भी प्रतिकर्षण नहीं करता, यानी धक्का नहीं देता, अपनी ओर खींचता है वस्तुओं को। यानी जो गुरुत्वाकर्षण जो है सदैव आकर्षित प्रकृति का होता है। नंबर एक बात तो ये हो गई। नंबर सेकंड बात हो गई, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो पूरी प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। कि जो अपन की प्रकृति में जो बल हैं, 4 प्रकार के बल होते हैं। एक नाभिकीय बल होते हैं, वो जो सबसे प्रबल होते हैं। एक विद्युत बल होता है जो उससे कम प्रबल होता है। एक अपन के दुर्बल बल होते हैं, वो उससे कम प्रभावी होते हैं। और सबसे लास्ट में आता है गुरुत्वीय बल, जो सबसे दुर्बल बल होते हैं। यानी किस प्रकार से दुर्बल होंगे, जैसे कि दुर्बल किस प्रकार से होंगे, जैसे मैं खड़ा हूं और ये मेरे कैमरा सामने है, तो हमारे बीच बल तो काम कर रहा है पर इतना कम है कि मेरी तरफ आ नहीं रहा है, यानी मेरी तरफ आ नहीं रहा है, मैं इसकी तरफ जा नहीं रहा हूं। तो बल का जो मान है वो इतना है कि हम एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। ठीक है, इतना आकर्षित किया है कि ये मेरी तरफ जितना मैं आकर्षण लगा रहा हूं उतनी ही दूर स्थित है, यानी कमजोर है, दुर्बल बल है। यदि ज्यादा मैं प्रबल मेरी तरफ आकर्षित करता तो धड़ाम से मेरी तरफ आगे बढ़ता, मेरे मुंह पे। हाँ, जैसे कोई वस्तु है आपके तरफ विस्थापित हो, भाई जैसे आपके सामने कुछ भी रखा है, जैसे आपका मोबाइल रखा है, आप लेक्चर्स ले रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे आपका पेन है वो आपके मुंह की तरफ आता, यदि आप प्रबल होता तो वो दुर्बल है, वो स्थिर है, यानी बस उस पर एक बल काम कर रहा है। वो कौन सा बल काम कर रहा है, गुरुत्वीय बल। तो जो गुरुत्वीय जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो प्रकृति में सबसे दुर्बल बल होता है, और सबसे दुर्बल तो होता है, और ये दीर्घपरासी भी होता है। दीर्घपरासी मतलब यानी इसकी जो परास होती है, यानी ये बहुत दूर तक काम करता है, यानी जी ये जो बल है बहुत दूर दूर तक काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने नहीं सॉरी केपलर साहब ने बताया कि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो किस वजह से लगा रही है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रही है, यानी कि उस पर कोई ना कोई गुरुत्वीय बल काम कर रहा है। यानी देखो सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, हमसे जो सूर्य है वो कितनी दूर है, तो देखो कितना दूर होते हुए भी वो बल काम कर रहा है, जिससे पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये जो बल है ये दीर्घपरासी बल है। दो बात तो ये हो गई। तीसरी बात होती है अपन की, तीसरी क्या होती है कि जो दो पिंडों के मध्य या दो वस्तुओं के मध्य
कोई भी द्रव्यमान की वस्तु है उनके मध्य ये लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है, जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम पर कैसे? कि जैसे दो वस्तु हैं, मान के चलो ये दो वस्तुएं हैं, ये m1 मास की हो गई, ये m2 मास की हो गई, दो वस्तुएं ले ली, इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया r है, ठीक है। अब ये दो वस्तुएं ले ली, m1 m2 बीच की दूरी r है। यदि मैं पहले इन्हें वायु में प्रयोग में लूं, यानी वायु में रखी मैंने, ये वायु में रखने पर जो मुझे बल का मान प्राप्त हुआ, बल कितना होता है जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, यही होता है। तो जो मेरे को वायु में मिला ये मान, यदि मैं इन दोनों द्रव्यमानों को पानी में डाल दूं, किसी पानी में डाल दूं, ये पानी में डाल दूं, ठीक है, इस पानी में डाल दूं इन दोनों मासों को, ठीक है, यहां पर डाल दिया पानी में, r डिस्टेंस है, ये क्या है पानी, इस पानी में डाल दिया। तो पानी में डालने पर भी मुझे जो बल का मान प्राप्त हुआ, F का मान, वो यही प्राप्त हुआ जो पहले मिल रहा था, m2 बटे r स्क्वायर। यानी कि इस पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो g का मान है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये प्रयोगों द्वारा बताया गया, जिसका एक नियत मान निकल के आया 6.67 गुना 10⁻⁻11। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो ये जो तीन बातें हैं, पहले ये अपन इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या थी, दोहराइए मेरे साथ, सबसे पहली बात क्या थी? ओहो, एक सेकंड, सबसे फर्स्ट बात क्या थी कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो सदैव आकर्षित प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नंबर एक, तो अपन बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आपसे कोई पूछ सकता है कि ऐसा किस वजह से होता है, तो मैंने आपको इनके प्रमाण भी बता दिए हैं कि ये क्यों और कैसे होते हैं। तो गुरुत्वीय बल के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल के गुणधर्म। तो नंबर एक बात कौन सी हो गई? नंबर एक बात हो गई कि यह सदैव आकर्षण प्रकृति के प्रकृति का होता है, ठीक है। नंबर सेकंड बात क्या कही थी कि यह यह प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है, सबसे दुर्बल बल है, एवं दीर्घ परासी लॉन्ग रेंज, यानी कि बहुत दूर तक काम करता है, दीर्घ परासी लॉन्ग रेंज एवं दीर्घ परासी बल है। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या बताई थी कि तीसरी बात क्या बताई थी कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है।
नहीं करता है। ठीक है, तीन बात तो ये हो गई। अब बात आती है केंद्रीय बल की। चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं अपन। चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो केंद्रीय बल होता है। अब बात आ गई केंद्रीय बल क्या होता है। बच्चों केंद्रीय बल क्या होता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, दो द्रव्यमान पिंडों के बीच में काम कर रहा है, M1 और M2। जैसे एक द्रव्यमान M1 ये रहा, M2 ये रहा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये जो बल है, इन दो दो पिंड हैं इनके बीच की दूरी है, जो इनके सेंटर को यानी जो द्रव्यमान के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश ही यह गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ये जो रेखा है दोनों बिंदुओं के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश ये बल काम करता है। इसलिए ये जो बल है केंद्रीय प्रवृत्ति का है या केंद्रीय बल है। तो जो उस रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं वो ही क्या होते हैं, केंद्रीय बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा हो गया, केंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। किस प्रकार से होगा, जैसे दो द्रव्यमान लिए M1 और M2, दो द्रव्यमान लिए, इनके मध्य की दूरी r है। अब इस M1 पर जो बल लगेगा वो उस M2 के कारण लगेगा, यानी इस M1 पर जो बल लगेगा यानी M2 इसकी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यानी जो बल F इस M1 पर लग रहा है M2 के कारण, यानी किस पर लग रहा है, M1 पर, F12। F12 का मतलब क्या हो गया, 1 पर 2 के कारण, यानी जो M2 है इस M1 को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से ये M1 जो है M2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस प्रकार से F किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण, तो F21। ठीक है, बल एक सदिश राशि है तो उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये जो M2 है ये M1 को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और जो M1 है ये M2 को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बल है ये इस जो इनको केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, इनके सेंटर को मिलाने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा के अनुदिश काम कर रहे हैं। सही बात है, तो ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश काम कर रहे हैं, तो इनके द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम कर रहे हैं, तो वही कौन सा बल होता है, सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं पर इसको, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, उन दोनों पिंडों के
केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दोनों पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा रेखा के अनुदिश, रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कार्य करता है। अतः अतः यह केंद्रीय बल या सेंटर फोर्स होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गई ना। अब नंबर 5 बात क्या आती है? नंबर 5 बात आती है कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो संरक्षी बल होता है। कौन सा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है या संरक्षी का मतलब क्या होता है, ये चीज क्या है? तो जो संरक्षी जो बल होता है उसका मतलब है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि आप सुबह से 9 से लेकर के 4 बजे तक स्कूल गए, अब आकर के 4 बजे घर आ गए। अब क्या करते हो आप? बस्ता बैग बैग रख के अपना उतार करके ड्रेस वगैरह और 5 बजे अपने मित्रों या दोस्तों से मिलने पहुंच जाते हो, खेलने निकल जाते हो। अब घर पे कह के जाते हो कि मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ी देर पर क्या होता है कि आपको टाइम लग जाता है कि वहां बज गए आपको 7 बज गए, 5 बजे निकले, 7 बज गए वहां पर। अब 7 बज गए तो घर से अब पापा जी का फोन आता है, पापा जी का फोन आता है कि कहाँ है, जल्दी घर पे आ जा, अभी तुरंत 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए घर पे, ऐसा आपसे बोल दिया। अब 5 बजे आप घर से निकले, अब पापा जी ने कहा कि 8 बजे घर पे आना है आपको, तो अब 8 बजे तक आपको घर पहुंचना है, आप निकले हुए हो दोस्तों के साथ कहीं बाहर। अब वहां से कोई भी डिस्टेंस है आपकी, अब आपके पास कोई भी जरिया आने का हो सकता है वहां से, कि आप वहां से पैदल पैदल भागते आओ, या आप वहां से आराम से चल के आओ, या वहां से आप साइकिल से आओ, या आप वहां से बाइक से आओ, कोई भी जरिया हो सकता है। तो आपको बस 8 बजे घर पहुंचना है। बात यह है कि आपको 8 बजे कहां पहुंचना है? घर पहुंचना है, अपने दोस्तों के साथ जो प्ले ग्राउंड है वहां वहां से लेकर के घर तक पहुंचना है, प्ले ग्राउंड से घर तक पहुंचना है। अब ये चीज डिपेंड नहीं करती कि आप किस से जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, बाइक से जाओगे, या आप कौन सा रूट उसमें प्रयोग करोगे, यानी किस रास्ते से आप जाओगे। आप किसी भी रास्ते से जाओ, बस आपको पहुंचना है घर। तो आपकी जो स्थिति वो निर्भर कर रही है कि आपको प्ले ग्राउंड से लेकर के घर तक पहुंचना है, प्ले ग्राउंड से लेकर के घर तक। बस आपको क्या है कि प्ले ग्राउंड से घर तक, यानी जो आरंभिक स्थिति क्या है आपकी, प्ले ग्राउंड, और लास्ट स्थिति या अंतिम स्थिति क्या है आपकी, घर। तो जो आपका किया गया कार्य जो है, यानी आपको कितना कार्य करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा प्ले ग्राउंड से लेकर के घर तक। आप किसी से भी जाओ, साइकिल से, पैदल या बाइक से, तो आपको कार्य तो उतना ही करना पड़ेगा, यदि वो आप संरक्षी बल के रूप में काम कर रहे हो। तो आप किसी से भी जाओ, ये चीज मैटर नहीं करती, आपको बस प्ले ग्राउंड से कहां पहुंचना है, घर तक पहुंचना है। उसी प्रकार यदि अपन के मान के चलो कोई भी 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट मान लिया बी। अब यहां से आप या तो सीधे जाओ, या आप इस रास्ते से जाओ, या आप इस रास्ते से जाओ, या आप इस रास्ते से जाओ, यानी इस रास्ते से इस रास्ते पर ए से लेकर के आपको बी तक पहुंचना है। अब यहां से कोई सा भी पथ चेंज करो, या कोई सा भी जो रास्ता है, कोई सा भी रास्ता चूज करो, आपको पहुंचना बी पर है। यानी जो आरंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति बी है, जो आपका किया गया कार्य है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपके पथ पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब संरक्षी बल का मतलब क्या हो गया कि उस बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो उस कण की या द्रव्यमान वस्तु की प्रारंभिक और आरंभिक
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करेगा। तो जो वो कार्य होगा वो कौन सा कार्य होगा, संरक्षी कार्य होगा। इसलिए वो कार्य संरक्षी है, इसलिए उसे अपन क्या कहेंगे, संरक्षी बल। तो गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल हो गया, संरक्षी या कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, समझ गए ना, कि जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर ना करके फाइनल और इनिशियल स्थिति पर निर्भर करे। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसके बारे में। तो अपन का पांचवा पॉइंट क्या हो गया, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। कौन सा बल है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किया गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, चाहे अपन इससे जाएं चाहे इससे जाएं, तो किया गया कार्य वो क्या होगा, डब्ल्यू ही होगा। किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू ही होगा। मान के चलो, इसको मान मैं डब्ल्यू मान लेता हूं, इसको W2, इसको W3। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य वो क्या होगा, W1 बराबर W2 बराबर W3। यानी जो तीनों जो कार्य है वो किए गए हैं वो पथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन की अब चौथी बात है वो क्या जाती है, चौथी नहीं, कौन सी बात हो गई अपन की अब, छठवीं बात। छठी बात क्या होगी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अध्यारोपण के सिद्धांत लागू होता है इस पर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं। छठवां पॉइंट, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक पॉइंट मास ले लिया एम नॉट पॉइंट मास ले लिया। अब इस ये जो पॉइंट मास है एम नॉट, इसके चारों तरफ अनेक द्रव्यमान के पॉइंट मास उपस्थित हैं, जैसे M1 का, M2, M3, M4, M5, M6, M7, इस प्रकार से n तक, n टाइम्स तक, यानी Mn तक। जैसे मान के चलो ये पॉइंट मास उपस्थित है M1। ठीक है, एक पॉइंट मास ले लिया ये M2,
एक पॉइंट मास ले लिया ये M3। इसी प्रकार से डैश 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 करके एक पॉइंट मास ले लिया अपन ने Mn। ठीक है, ये अपन ने पॉइंट मास ले लिए। Mn, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, मैं रेखा खींच देता हूं। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा Mn। ठीक है, ये हो गया अपन का M3। अब ये जो M नोट मास का जो पॉइंट मास है, इस पर बल काम करेगा इस M1 के कारण, यानी कि ये जो M1 जो द्रव्यमान है इस M नोट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये जो M2 है ये M नोट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये जो M3 है M नोट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो Mn है इसी प्रकार से बहुत सारे जो है वो अपनी तरफ इसको खींचेंगे। मान के चलो जो ये M1 है M नोट को किससे खींच रहा है, F01। किसको खींच रहा है, 0 को 1, यानी 0 पर लग रहा है 1 के कारण, तो ये F01 हो गया, ये F02 हो गया, ये F03 हो गया। इसी प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा, F0n वेक्टर। ठीक है, बल एक सदिश राशि है, वेक्टर के रूप में लिखेंगे अपन इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपस में खींच रहे हैं। अब इस M नोट पर ये जो लगने वाला जो परिणामी जो बल है वो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यानी किसी एक पॉइंट मास पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग को परिणामी बल निकल के जो आता है वही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो M नोट पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं। M नोट पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी अलग अलग कणों द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग, अलग अलग कणों द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग, तो यही क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो परिणामी बल M नोट पर कितना मान लिया F नेट है। ठीक है, F नेट वेक्टर बराबर कितना होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर, इसी प्रकार से प्लस डॉट 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 करके जितने भी कण उपस्थित हैं सभी का योग अलग अलग, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस ऐसे 04 05 n तक Fn वेक्टर। तो जो परिणामी जो बल है वो सभी अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो ये M नोट पर बल काम कर रहे हैं, F01 काम कर रहा है, F02 F03 F0n ये कार्य जो कर रहे हैं, ये F01 है जो F02 को प्रभावित नहीं करेगा, ना F03 को करेगा, ना F0n को करेगा, किसी को। यानी ये जो लगने वाले जो अलग अलग बल हैं ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये बात माइंड में रखिएगा। ये जो
किसी पिंड पर लगने वाले अलग अलग जो बल हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी F01 है वो अपनी जगह काम करेगा, F02 है वो अपनी जगह काम करेगा, ये इसके बल को प्रभावित नहीं करेगा, ये इसके बल को प्रभावित नहीं करेगा। यानी ये एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग काम करते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलो इसके बेस पर अपन एक सवाल करते हैं। क्या करते हैं? बवाल करते हैं। अरे नहीं, सवाल करते हैं। सवाल क्या है? अब सवाल है कि अपन को एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हो आप? समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हो? बताओ। समबाहु त्रिभुज दे रखा है अपन को। ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है। इस समबाहु त्रिभुज के चारों कोनों पर, सॉरी तीनों कोनों पर, त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं, इन तीनों कोणों पर मैंने m द्रव्यमान के पॉइंट मास रख दिए। कितने? 3। ये मान लिया A पॉइंट है, ये मान लिया B पॉइंट है, ये मान लिया C पॉइंट है। ये m मास का है, ये भी m मास का है, ये भी m मास का है। समबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की जो चारों जो भुजाएं वो बराबर होती हैं। इस A और B के मान लिया r डिस्टेंस है, इसकी भी r ही होगी, इसकी भी r ही होगी। सही बात है। तो सवाल यह है कि B बिंदु पर उपस्थित, इस जो B बिंदु पर उपस्थित द्रव्यमान m का जो कण है, इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? बताओ, इस पर लगने वाला जो परिणामी बल क्या होगा? सवाल क्या है? सवाल है बिंदु C पर उपस्थित m द्रव्यमान पर परिणामी बल का मान क्या होगा? अब इस पर अपन को परिणामी बल का मान निकालना है। सोचिए, बताइए क्या होगा। अब जो ये अपन को दे रखा है कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा है? समबाहु। ठीक है, अब अपन को किस बिंदु का निकालना है? बिंदु, सॉरी बी ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, कोई सा भी ले लो वैसे तो, बी पॉइंट ले लेते हैं। बी पर निकालना है, मान के चलो बी पॉइंट निकाल रखा है। तो अब मैंने कहा कि जितने भी इसके आसपास जो भी कण है वो सब इस पर बल लगाएंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये जो ए पर जो रखा है m द्रव्यमान कण, ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा इस तरफ। मान के चलो मैंने इसको मान लिया F1, और C अपनी तरफ आकर्षित करेगा F2। वेक्टर राशि है, सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर के रूप में। अब ये जो C है ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है इधर, और B और जो A है ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है इसको। अब इस पर जो लगने वाले बल हैं, एक तो F1 है, F1 वेक्टर है, एक F2 वेक्टर है। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। अब बताओ ये किधर जाएगा? तो अब अपन को इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है कि ये इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो किस प्रकार होगा, इसका मान कितना होगा। तो बात करते हैं कि इस पर परिणामी बल कितना लगेगा। अब देखो, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, लगने वाला बल एक सी की तरफ है, एक ए की तरफ है, ये F1 है, F2 है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन का जो सार्वत्रिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, वो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यही है। सबसे पहले अपन F1 का मान निकालते हैं। तो अपन के पास F1 का मान क्या होगा?
F1 का मान क्या होगा? F1 बराबर, बताओ F1 का मान क्या होगा? F1 वेक्टर का जी M1 M2, M1 M, M2 भी M, तो M इंटू M, M स्क्वायर, और बटे R दूरी है तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? जी M M बटे R स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? जी M स्क्वायर बटे R स्क्वायर, यही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड बात, ये जो अपन निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? ओनली परिमाण, डायरेक्शन नहीं है इसमें। तो ये जो निकल के आया है F1 का परिमाण, ये F2 का परिमाण कितना हो जाएगा? जी F2 का M1 M है, M2 भी M है, सेम है, तो M इंटू M, M स्क्वायर हो जाएगा, और दूरी कितनी है? R, तो कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, तो जी M स्क्वायर बटे R स्क्वायर। देखो F1 F2 दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं मान लेता हूं वन वेक्टर बराबर F2 वेक्टर बराबर F के मान लिए, F के बराबर हो गए दोनों, भाई दोनों सेम है ना, जीएम स्क्वायर, ये भी जीएम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं, अपन को निकालना है परिमाण, परिणामी बल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सदिश जो योग का पालन करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, तो एफ नेट कितना होगा? सदिश योग होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब आपने सदिश योग का नियम पढ़ा होगा कि किस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आएगा? F1 स्क्वायर प्लस, यदि ये अदिश होता तो सीधा ही जोड़ देते, जैसे इसका मान के चलो 5 प्राप्त हो गया, इसका भी 5, तो 5 5 कितना हो जाता? 10। लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन करेगा, तो सदिश रूप से किस प्रकार से योग करेंगे? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये अपन चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में निकालते हैं, ठीक है। इसके बारे में वहां आप सीख सकते हैं, ठीक है, वहां आपने पढ़ लिया होगा पहले ही, 2F1 F2 का वर्गमूल, ठीक है। ये एफ नेट का फॉर्मूला होता है, यानी किन्हीं भी दो बल जो कार्य कर रहे हैं, F2 एंगल पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, दिख रहा है ना। तो F1 और F2 का मान कितना दे रखा है? F के बराबर आया है, ये मैं यहां पर पुट कर लेता हूं। तो एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस F1 भी F है, F2 भी F है, कॉस थीटा। अब बात आई थीटा का मान कितना है, बताओ इसमें एंगल कितना होगा, इसके बीच ये एंगल थीटा कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? जैसा कि आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60, ठीक है, बराबर। देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कितने हो गए? 2F स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और ये 2F स्क्वायर इंटू कॉस साइड का मान कितना होता है? 1/2, तो कितना हो जाएगा इसका मान? 1/2, अंडर रूट में आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 2F स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना बचा? 3F स्क्वायर, कितना बचा? 3F स्क्वायर अंडर रूट में, यही बचा। तो अपन का जो एफ नेट निकल के आ जाएगा, नेट कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट 3, और लास्ट में एफ स्क्वायर का खोलेंगे तो एफ आ जाएगा, ठीक है। तो एफ नेट का जो मान है वो निकल के कितना आ गया? ये चीज ऊपर लग देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। एफ नेट निकल के कितना आ गया? एफ नेट बराबर अंडर रूट 3 एफ, यानी जो बल है वो कितना आ गया? अंडर रूट 3 एफ। एफ का मान कितना है?
GM² बटे R²। तो कितना आ जाएगा, √3 GM² बटे R²। ये अपन का परिणामी बल आ गया। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे, आपको एक शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूं कि जहां यदि अपन को एंगल का मान 60 डिग्री है तो सीधा ही, और लगने वाला जो बल है जो यदि बराबर है तो सीधे ही वो कितने हो जाएंगे, एफ जो परिणामी बल है वो कितने निकल के आ जाएगा, √3f। यदि इनके बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो जो एंगल जो 0 डिग्री है तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है परिणामी बल, जो अलग अलग जो बल लग रहे हैं F2 और F1, ये दोनों यदि बराबर है तो बल उतना ही आएगा जितना इन पर लग रहा है। यदि ये F है ये भी F है तो परिणामी जो बल आएगा वो भी क्या आएगा, F। ठीक है, यदि इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है तो इनके बीच लगने वाला जो परिणामी बल है √2f। ये अपन आगे निकाल सकते हैं वैसे तो, पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपका सवाल जल्दी हो जाए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं एक और सवाल, जैसे आपके लिए ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल पे तीनों कोणों पर, इस ट्रायंगल के तीनों कोणों पर ये पॉइंट मान लिया ए, इस पर मास रखा m, ये मान लिया b, अब इस पर मास मैंने रख दिया 2m, और ये मान लिया c, इस पर रख दिया m। वही समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, इस जो पॉइंट बी है इस पर रखे द्रव्यमान 2m पर परिणामी बल कितना होगा। सवाल क्या है, बी बिंदु पर उपस्थित, बी बिंदु पर उपस्थित द्रव्यमान m, सॉरी 2m पर परिणामी बल क्या होगा, बताइए क्या होगा। सेम उसी तरीके से ये सवाल होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट है जो रिवाइज करने के लिए दोबारा से बता रहा हूं। परिणामी बल क्या निकल के आएगा, समबाहु त्रिभुज है, एंगल कितना है 60 डिग्री। अब पहले तो ये देखना है अपन को, इस जो द्रव्यमान 2m है इस पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। कौन सा बल काम कर रहा है, एक तो C है और एक कौन सा है, A है, जिस पर m द्रव्यमान रखा है, और C है उस पर m रखा है। तो जो m द्रव्यमान का जो कण है ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा इसको, और ये जो A पॉइंट है ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मान के चलो इसके कारण जो लगने वाला बल है ये मान लिया F1 है, और इसके कारण जो बल लग रहा है ये F2 है। अपनी तरफ खींच रहा है, ये F2 से खींच रहा है और ये F1 से खींच रहा है। अब परिणामी जो बल है वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगा कहीं ना कहीं, और एंगल का मान कितना है 60 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि अपन को एंगल दे रखा है 60 डिग्री तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है, √3 से। यदि 90 डिग्री दे रखा है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है, √2 से। यदि 0 डिग्री है तो जो बल है वही होता है, यानी F लग रहा है तो F ही होगा। तो यहां पर अपन देखते हैं, सबसे पहले जो अपन का सार्वत्रिक नियम है वो क्या होगा, F बराबर GM1m2/r²। फॉर्मूला ये यूज करना है अपन को। तो F, सबसे पहले मैं F1 का मान कैसे करता हूं, F1 कितना लग रहा है, सबसे पहले लिख लिया अपन ने G। अब देखो यहाँ पे M1 कितना है 2m, और M2 कितना है m, इंटू 2m इंटू m। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, भाई r डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, r² कितना हो जाएगा 2m², G 2gm²/r²। इसी प्रकार से F2 को निकालता हूं, तो 2m मास का m1 हो गया, m2 कितना हो गया m, वही आ जाएगा सेम टू सेम। F2 बराबर कितना आ जाएगा, g इंटू 2m इंटू m/r²। ये कितना निकल कर आ जाएगा, वही 2gm²/r²। ठीक है, यानी जो F1 और F2 है दोनों समान निकल के आगे, इसको मान लिया मैंने F के बराबर। अब जो परिणामी बल है, अब वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, सदिश योग का नियम F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा।
इसको लगाने की जरूरत नहीं है। यदि एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो सीधे √3f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा कितना हो जाएगा, एफ नेट का मान √3f के बराबर, और f का मान कितना दे रखा है अपन को, एफ नेट बराबर √3, f का मान है 2g(m²) बटे r²। तो कितना निकल के आ जाएगा, 2√3g(m² बटे r²। तो ये अपन का परिणामी बल निकल करके आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी जो सार्वत्रिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का अपन कल से और स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केपलर के नियम, केपलर के ग्रह गति के नियम। केपलर ने ग्रह की गति के जो 3 नियम दिए थे, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कौन कौन से नियम दिए थे। पहला दिया था कक्षाओं का नियम, दूसरा दिया था क्षेत्रफलों का नियम, तीसरा दिया था आवर्तकाल का नियम। तो इन नियमों के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। ठीक है।